बच्चों, आज हम कक्षा 12 की भूगोल की किताब मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का जो चौथा पाठ है, मानव विकास, उसकी शुरुआत करेंगे। और इस पाठ में हम जानेंगे कि मानव विकास किसे कहा जाता है, इसकी अवधारणा क्या है और सबसे पहले किसने इसकी अवधारणा दी थी। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए हम मानव विकास के विभिन्न स्तंभों की बात करेंगे कि 4 स्तंभ कौन कौन से बताए गए थे। और इसके साथ साथ हम मानव विकास के जो 4 उपागम हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हुए हम सबसे पहले इस अवधारणा को समझने के लिए पहले विकास को समझने की कोशिश करते हैं। आपने छोटी कक्षाओं में या आपने, मुझे याद है कक्षा 11 की फिजिकल एजुकेशन की किताब में भी आपने वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ा है ना, कि वृद्धि और विकास जो है वो 2 अलग अलग शब्द हैं और इनमें क्या अंतर है। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत याद होगा कि वृद्धि अलग होती है और विकास जो है वो अलग होता है। थोड़ा सा उसको आप ध्यान देते हुए उस अंतर को जो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, लगभग उसी अंतर को समझते हुए हम इस पाठ को आगे बढ़ाएंगे कि वृद्धि और विकास जो है ये 2 अलग अलग तरह के परिवर्तन दिखाते हैं। अगर हम वृद्धि की बात करें तो वृद्धि जो है वो मात्रात्मक होती है और मूल्य निरपेक्ष होती है। ठीक है, वृद्धि जो है वो प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, अर्थात वृद्धि धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी देश की जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है तो ये धनात्मक वृद्धि हो गई। लेकिन अगर किन्हीं कारणों से, मान लीजिए कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आ गई जिसकी वजह से अचानक जनसंख्या में कुछ कमी आ गई, तो इस समय जनसंख्या वृद्धि क्या हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। तो कहने का अर्थ ये है कि वृद्धि जो है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। ठीक है, इसका अर्थ है कि परिवर्तन जो है धनात्मक अथवा ऋणात्मक दोनों हो सकता है। वहीं अगर हम विकास की बात करें तो विकास हमेशा गुणात्मक परिवर्तन को दिखाता है जो मूल्य सापेक्ष होता है। वृद्धि तो मूल्य निरपेक्ष होती है, लेकिन विकास जो है वो मूल्य सापेक्ष होता है। इसका अर्थ क्या है कि विकास तभी तक हो सकता है जब तक वर्तमान दशाओं में वृद्धि न हो, है ना। यानी विकास जो है वो वृद्धि जब होगी तभी हो सकता है, और विकास उस समय होता है जब सकारात्मक वृद्धि होती है ना। सकारात्मक वृद्धि से सदैव विकास हो ये भी जरूरी नहीं है, और विकास उस समय होता है जब गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन होता है। इसको एक उदाहरण से हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि किसी नगर में जनसंख्या तो बहुत बढ़ गई, तो हमने कहा कि भाई इस नगर की जनसंख्या में बहुत वृद्धि हो गई है, लेकिन क्या विकास भी हुआ है उस नगर में, ये हम कह सकते हैं? नहीं कह सकते। हमें जो वहां पर उपलब्ध सुविधाएं हैं उनको देखना पड़ेगा। यदि नगर में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे नगर में स्वच्छता है, बिल्डिंग्स अच्छी अच्छी हैं, पेयजल की व्यवस्था है, बिजली की अच्छी व्यवस्था है, तो हम कहेंगे कि इस नगर में जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ विकास भी हो रहा है। लेकिन अगर मूलभूत सुविधाएं ही नहीं है तो हम विकास की बात नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, तो ये थोड़ा सा अंतर है वृद्धि और विकास में, कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है। आगे बढ़ते हुए हम अब बात करते हैं कि मानव विकास की जो अवधारणा थी, सबसे पहले जो देश थे उनमें ये कहा जाता था कि जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी ज्यादा बड़ी होगी, उसकी अगर आर्थिक वृद्धि ज्यादा है तो हम ये मानते थे कि उस देश को हम विकसित मानते थे। ये पहले कॉन्सेप्ट था, पहले की अवधारणा थी। लेकिन इस वृद्धि का अधिकांश लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता था। मतलब उस देश में आर्थिक विकास तो बहुत बढ़िया है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि लोगों के का जो जीवन स्तर है वो नहीं अच्छा है। ठीक है,
तो धीरे धीरे इस कॉन्सेप्ट को लोगों ने नकारा और कहा कि विकास, जो मानव विकास है, उसको केवल आर्थिक वृद्धि से नहीं देखा जा सकता है। फिर क्या बात निकल कर आई कि किसी भी देश में लोग जीवन की गुणवत्ता का जो आनंद लेते हैं, उन्हें जो अवसर उपलब्ध है और जिन स्वतंत्रताओं का वे भोग करते हैं, विकास का वो महत्वपूर्ण पक्ष है। यह विचार आया, ठीक है। तो फिर मानव विकास को आर्थिक वृद्धि से न देखकर किस से देखा गया? जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, और जो अवसर लोगों को मिलते हैं, जो अपॉर्चुनिटीज लोगों को मिलते हैं, और जो फ्रीडम वो अपनी कंट्री में अवेल कर रहे हैं, जो स्वतंत्रता उनको मिल रही है, ये कहा गया कि इनको आप देखिए, अगर ये किसी उसमें है उपलब्ध, ये लोगों के पास है, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ मानव विकास हो रहा है। उसके बाद पहली बार जो सारे विचार थे 80 के दशक के अंत और 90 के दशक के आरंभ में इन विचारों को स्पष्ट किया गया था। और इस संबंध में 2 दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्रियों, जिनका नाम महबूब उल हक और अमर्त्य सेन, इनका कार्य इस दिशा में महत्वपूर्ण था। तो महबूब उल हक को इस चीज का श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने मानव विकास की अवधारणा दी थी। ये कॉन्सेप्ट जो था मानव विकास का, वो डॉक्टर महबूब उल हक ने दी थी। ये एक अर्थशास्त्री थे। तो डॉक्टर हक ने मानव विकास का वर्णन ऐसे विकास के रूप में किया जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन में सुधार लाता है ना। यानी मोर ऑप्शंस आर विद पीपल, लोगों के पास ज्यादा विकल्प हैं और उनके जीवन में सुधार है। और इस अवधारणा में सभी प्रकार के विकास का केंद्र जो बिंदु था वो मनुष्य को माना गया, ठीक है। तो सभी प्रकार के विकास का जो केंद्र बिंदु होगा वो क्या होगा? मनुष्य होगा। और मानव विकास का जो मूल उद्देश्य है वो ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना है जिनमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सके, ठीक। तो फिर एक नया कॉन्सेप्ट आया सार्थक जीवन का। आप स्वस्थ जीवन तो जी रहे हो, लेकिन क्या आप एक सार्थक जीवन जी रहे हो, उद्देश्यपूर्ण जीवन जी रहे हो, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आई कि स्वस्थ जीवन जीने के साथ साथ सार्थक जीवन जीना भी जरूरी है। दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीने के पर्याप्त साधनों का होना मानव विकास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष हैं। अतः मानव विकास ऐसा विकास है जो विकास के विकल्पों में वृद्धि करता है। और ये विकल्प जो हैं वो स्थिर नहीं हैं बल्कि परिवर्तनशील होते हैं, ठीक। और लोगों के विकल्पों में वृद्धि करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो अगर इसको हम समझना चाहें तो क्या कि जब मानव विकास की ये अवधारणा आई तो फिर किन 3 चीजों पर जोर दिया गया? स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर और संसाधनों की पहुंच पर। तो बाद में जब हमने मानव विकास की अवधारणा को समझा, डॉक्टर महबूब उल हक के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की, तो ये कहा गया कि संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य एवं शिक्षा मानव विकास के केंद्र बिंदु हैं, ठीक। और ये देखा गया कि ये जो तीनों चीजें हैं ये क्या है? इंटर रिलेटेड है, अंतर संबंधित है। अगर किसी बच्चे को आप बेसिक एजुकेशन नहीं दे रहे हो, शिक्षा नहीं दे रहे हो, ठीक है, तो क्या वो एक सार्थक जीवन जी सकता है? बिल्कुल नहीं जी सकता है। क्या कोई एक अशिक्षित बच्चा डॉक्टर होने का उद्देश्य दिमाग में रख सकता है? बिल्कुल नहीं रख सकता है, ठीक है। तो महबूब उल हक ने मानव विकास को ये कहा कि जब तक आपके पास संसाधनों की पहुंच, स्वास्थ्य एवं शिक्षा नहीं है, तब तक हम किसी भी देश में मानव विकास की बात जो है वो हम नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम अगर ये समझना चाहें कि मानव विकास की आवश्यकता क्या है, तो मानव विकास जो है वो सामाजिक अशांति को कम करता है, राजनीतिक स्थिरता में वृद्धि करता है, निर्धनता को समाप्त करके स्वस्थ एवं सभ्य जीवन के निर्माण में सहायक है। इसीलिए हम कहते हैं कि मानव विकास जो है वो हर देश के लिए जरूरी है,
ठीक है। तो मानव विकास की सभी क्रियाओं का अंतिम उद्देश्य मानव की दशाओं को सुधारना है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए फिर बात की गई मानव विकास के 4 स्तंभों की, ठीक है, पिलर्स, 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक, तो जिस प्रकार किसी भी इमारत के लिए उसकी नींव बहुत जरूरी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हम कहते हैं ना कि जितनी ही मजबूत नींव होगी, जो इमारत है वो उतनी ही मजबूत और उतनी ही ड्यूरेबल होगी। ठीक उसी प्रकार मानव विकास को समझने के लिए कि मानव विकास जो है वो कितना किसी भी देश में इफेक्टिव है या कितना हम कहते हैं कि मानव विकास हो रहा है नहीं, उसको समझने के लिए मानव विकास के 4 स्तंभों की बात की गई। ये 4 स्तंभ हैं समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। पहला जो स्तंभ है समता, इसको समझेंगे। समता का आशय प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना है। लोगों को उपलब्ध अवसर लिंग, प्रजाति, आय और भारत के संदर्भ में जाति के भेदभाव के विचार के बिना समान होने चाहिए, है ना। कहने का मतलब क्या है, समता को हम इंग्लिश में कहते हैं इक्वालिटी, यानी हर किसी को समान अवसर उपलब्ध होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, लिंग का हो, किसी भी प्रकार की आय का उसका स्रोत हो, चाहे वो कोई भी हो, है ना। तो प्रत्येक व्यक्ति को यदि समान अवसर प्राप्त हैं हर चीज के लिए, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या उसका विकास हो, कुछ भी हो, अगर उसको समान अवसर मिल रहे हैं बिना किसी भेदभाव के, तो उसे क्या कहा जाता है, समता या इक्वालिटी कहा जाता है। ठीक है, इसका एक उदाहरण हम समझ सकते हैं कि किसी भी देश में ये समझना कि जैसे मान लीजिए कि अगर किसी क्लास में एडमिशन्स हो रहे हैं, ठीक है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि भाई हम लड़कियों का एडमिशन अपने स्कूल में हम नहीं लेते हैं, हम तो केवल लड़कों का एडमिशन लेते हैं, अगर वो लड़के लड़कियों दोनों का स्कूल है तो। ठीक है, यानी आप लड़कियों को लिंग के आधार पर कि वो लड़की है इस आधार पर आप शिक्षा से वंचित नहीं रख सकते, आप उसको मना नहीं कर सकते। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि किसी भी आधार पर भेदभाव न करना, जब आप नहीं करेंगे तभी हम कह सकते हैं कि इस देश में समता है। जो दूसरा स्तंभ है उसको हम कहते हैं सतत पोषणीयता। ठीक, इसको इंग्लिश में कहा जाता है सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। ठीक, तो सतत पोषणीयता को समझने के लिए ये है कि यह भी मानव विकास के लिए बहुत जरूरी है और इसका अर्थ होता है संसाधनों का इस्तेमाल ऐसे करें जिससे आने वाली पीढ़ी को इसमें कोई कमी ना हो। ठीक है, यानी आप कोई भी जो संसाधन है उसका इस्तेमाल आप इस तरीके से करिए कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ तो बचा हो। आप उदाहरण जैसे ले लीजिए, आप इस समय हम हर जगह आप देखते हैं चर्चा होती है जल संरक्षण की, जल बचाइए जल बचाइए, ये इतना हो हल्ला क्यों होता है? क्योंकि जितने भी संसाधन है वो कभी न कभी इस्तेमाल करने की वजह से क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने उसका जुडिशियसली यूज नहीं किया, यानी सही ढंग से उसका इस्तेमाल नहीं किया, आपने उसकी वेस्टेज की, तो क्या आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ भी रह जाएगा? बिल्कुल नहीं रह जाएगा। तो ये जो है कि संसाधनों का इस्तेमाल जब इस तरह से किया जाए कि आने वाली पीढ़ी को भी इसकी कोई कमी ना हो, तो इसको हम सतत पोषणीयता या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। ये मानव विकास का दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट स्तंभ है। तीसरा जो स्तंभ है उसका नाम है उत्पादकता। यहां पर उत्पादकता जो है मानव श्रम या मानव कार्य के संदर्भ में है। लोगों को समर्थ और सक्षम बनाना, है ना, सक्षम बनाकर मानव श्रम की उत्पादकता करते रहना, यही उत्पादकता है। प्रोडक्टिविटी की बात करना, है ना, लोगों की क्षमताओं का निर्माण करना, है ना, उनकी क्षमताओं का निर्माण करके उत्पादकता में निरंतर वृद्धि की जानी चाहिए। ठीक,
और जन समुदाय ही राष्ट्रों को जो हम ये कहते हैं ना कि भाई जो कहीं की भी जो जनसंख्या है वही उसका राष्ट्रधन है, और वो तभी राष्ट्रधन होगा जब वो प्रोडक्टिव हो, यानी वो कुछ न कुछ कार्य करने के लायक हो। ठीक, लोगों के ज्ञान तथा चिकित्सा सुविधा को भी हमें बढ़ाना चाहिए। किसी भी देश की जो जनसंख्या होती है वो उसके लिए संसाधन का काम तभी करती है जब वो किसी न किसी रूप में प्रोडक्टिव हो। ठीक है, ये हो गया तीसरा स्तंभ, जिसको हमने नाम दिया उत्पादकता। उसके बाद जो चौथा और आखिरी स्तंभ है मानव विकास का, वह है सशक्तिकरण, जिसको हम कहते हैं एम्पावरमेंट। ठीक, तो अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना, ऐसी शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता और क्षमता से आती है, और लोगों को सशक्त करने के लिए सुशासन और जो लोकोन्मुखी नीतियां हैं इनकी आवश्यकता होती है। तो अगर हम बहुत सरल शब्दों में समझना चाहें तो सशक्तिकरण क्या है? आपको सशक्त किसको बनाना है? जो अशक्त है, जिसके पास पावर नहीं है उसको आपको पावर देनी है ना। तो आर्थिक व सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए लोगों को हर तरह से समर्थ बनाना ताकि उनके पास विकल्प चुनने की स्वतंत्रता हो, इसको ही हम क्या कहते हैं? सशक्तिकरण कहते हैं। जैसे आजकल विमेन एम्पावरमेंट आपने बहुत सुना होगा, महिला सशक्तिकरण। तो महिला सशक्तिकरण की बात क्यों कही जाती है? क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारे समाज में आज भी महिलाओं को वो स्थान नहीं मिला है जो मिलना चाहिए। ठीक, तो सशक्तिकरण का अर्थ क्या हुआ कि आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को हर तरह से समर्थ बनाना ही सशक्तिकरण है, ताकि उनको विकल्प चुनने के लिए वो स्वतंत्र हो। ठीक है बच्चों, तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से मानव विकास की अवधारणा को समझा, और उससे पहले हमने वृद्धि और विकास के अंतर को समझने की कोशिश की, जिसकी मदद से हमने मानव विकास की अवधारणा जो डॉक्टर महबूब उल हक और अमर्त्य सेन ने दी थी उसको समझने की कोशिश की। और उसके बाद हमने मानव विकास के जो 4 स्तंभ है उसको समझने की कोशिश की।